हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का जो रैपिड रिवीजन सीरीज है उसका 7 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादातर फोकस करेंगे जिसके एग्जाम में पूछे जाने के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज रीजन। रीजन क्या होता है, व्हाट इज रीजन। ठीक है, लेसन का नाम ही है रीजन और रीजनल डेवलपमेंट। सो रीजन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखेंगे और रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। उसके बाद अपना पूरा लेक्चर एंड हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहला व्हाट इज अ रीजन। रीजन इज एन एरिया ऑफ कंट्री, किसी कंट्री का छोटा सा एरिया या फिर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, या तो किसी कंट्री का एक एरिया या फिर दुनिया का कोई भी पार्ट हैविंग कॉमन फीचर्स, उसको रीजन बोला जाता है। ठीक है, तो वो छोटा सा एरिया हो सकता है किसी कंट्री का या फिर पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोपरे का छोटा सा एरिया हो सकता है जिसके कुछ कॉमन फीचर्स हो। सो जैसे सपोज करो ये एक छोटा सा रीजन है और ये एक छोटा सा रीजन है। इन दो रीजन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इस पूरे रीजन में कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। इस पूरे रीजन में कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। सपोज ये ए रीजन है, ये बी रीजन है, यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें होंगी, यहाँ पे कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफर करेंगे। ठीक है, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू रीजन बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। कॉमन फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि रिलीफ सेम हो सकता है। ठीक है, ए रीजन में माउंटेन्स ही माउंटेन्स हो सकते हैं, बी रीजन में डेजर्ट हो सकता है, ऐसा। उसके बाद क्लाइमेट यहाँ का कॉमन हो सकता है, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह वगैरह। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ का पूरे रीजन का लैंग्वेज, रिलीजन, सेम तरह के लैंग्वेज के लोग रह सकते हैं, रिलीजन के सेम तरह के रिलीजन के लोग रह सकते हैं वगैरह वगैरह। मैनमेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फीचर्स, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अलग रहेगा, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अलग रहेगा, लेकिन यहाँ का पूरे रीजन का कॉमन रहेगा। सो एक रीजन क्या होता है? किसी भी कंट्री का छोटा सा एरिया या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोपरे का एरिया जिसके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, भले वो फिजिकल फीचर्स हो, भले वो सोशो पॉलिटिकल फीचर्स हो, भले वो इकोनॉमिक फीचर्स हो, भले वो मैनमेड फीचर्स हो, उस रीजन के कॉमन फीचर्स रहेंगे और वो कॉमन फीचर्स दूसरे रीजन से डिफर करेंगे, अलग रहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो रीजन में भी स्मॉल, छोटे से भी हो सकते हैं, बड़े से भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, और वो रीजन सब रीजन्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि अपना प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया का प्लेट्यू रीजन है, जो मतलब मध्य प्रदेश के नीचे ही वाला जो भी पूरा एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो डेक्कन प्लेट्यू एक फिजिकल रीजन है जिसको हम लोग छोटे छोटे सब रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, मालवा प्लेट्यू आता है, मेवाड़ प्लेट्यू आता है, वो सब। ठीक है, सो आई होप आपको पहला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ रहेगा। व्हाट इज अ रीजन करके क्वेश्चन आने के चांसेस है, सो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद टाइप्स ऑफ रीजन्स, ये अलग अलग तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, या तो आपको डायरेक्टली व्हाट इज रीजन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रीजन्स ऐसा भी पूछा जाएगा, या फिर आपको डायरेक्टली ऐसा पूछा जाएगा ऑन विच बेसिस, ऑन विच फैक्टर्स रीजन्स आर क्लासिफाइड और डिफरेंशिएटेड, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो उन सबका आंसर सिंपल यही रहेगा। ठीक है, एक तो फिजिकल और पॉलिटिकल रीजन में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं या फिर कैटेगराइज करते हैं, या फिर फॉर्मल और फंक्शनल रीजन में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आपका टॉपिक कवर हो गया तो आप आराम से अपने हिसाब से पॉइंट वाइज फॉर्मेट में उस आंसर को लिख सकते हैं और मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन देख लिया। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ रीजन्स है उसमें सबसे पहला जो दो रीजन्स है उन दोनों को डिफरेंस बिटवीन में भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो उन दोनों को देख लेते हैं। तो एक फिजिकल रीजन होता है, दूसरा पॉलिटिकल रीजन होता है। ठीक है, रीजन्स को फिजिकल रीजन और पॉलिटिकल रीजन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल रीजन इज एरिया ऑफ लैंड डिवाइडेड बाय नेचुरल बॉर्डर्स, मतलब किसी भी एरिया को नेचुरल बॉर्डर से डिवाइड किया गया तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल रीजन। जैसे सपोज यहाँ पे दिखाया गया सुंदर सा, ये यूएसए का मैप है, यहाँ पे एक छोटा सा माउंटेन है, रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, ये रॉकी माउंटेन्स है और ये एपेलेशियन माउंटेन है। तो ये क्या कर रहा है? यूएसए को इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट से ये दो रीजन से डिवाइड कर रहा है। ये वाला माउंटेन क्या कर रहा है? यूएसए का ये वाला जो एरिया है उसको इस वाले एरिया से डिवाइड कर रहा है। सो नेचुरल बॉर्डर्स, भले वो माउंटेन का बॉर्डर हो, रिवर की वजह से बॉर्डर बना हो, या फिर किसी भी नेचुरल चीज की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से बॉर्डर बना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल रीजन। ठीक है, सो इट इज डिवाइडेड बाय नेचुरल बॉर्डर्स। पॉलिटिकल रीजन्स नॉर्मली यहाँ पे रीजन्स बेस्ड होते हैं पॉलिटिकल यूनिट्स पे। जैसे सोवरेन स्टेट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, स्टेट्स होते हैं, टाउनशिप्स, मतलब ये सारे पॉलिटिकल बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कौन से रहेंगे? जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, जो कैपिटल सिटीज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हो गए। प्रोविंसेस छोटे छोटे हो जाएंगे, टाउनशिप्स उससे भी छोटी हो जाएंगी। सोवरेन स्टेट्स का मतलब होता है पूरा का पूरा कंट्री, तो कंट्री के बॉर्डर्स वगैरह वगैरह। ठीक है,
सो यहाँ पे नेचुरल बॉर्डर्स होता है, यहाँ पे मैनमेड बॉर्डर्स होता है, पॉलिटिकल बॉर्डर्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल इंटीरियर प्लेन्स ऑफ यूएसए, ये हम लोग ने देख लिया, जो भी एपेलेशियन माउंटेन है, रॉकी माउंटेन्स है अपने यूएसए में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, पॉलिटिकल रीजन का एग्जाम्पल यूएसए हो सकता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो सकता है, ठीक है, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल बॉर्डर है वो पूरा काव आउट किया गया है, या फिर पॉलिटिकल बॉर्डर फिक्स किया गया, और ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के बॉर्डर्स फिक्स है, सब स्टेट्स के बॉर्डर्स फिक्स है इंडिया के, तो ये मैनमेड बॉर्डर्स है या फिर पॉलिटिकल बॉर्डर्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजन का वो एग्जाम्पल है। उसके बाद फिजिकल रीजन्स आर नेचुरल रीजन्स, नेचुरली बनते हैं वो, और पॉलिटिकल रीजन्स आर मैनमेड रीजन। सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बॉर्डर्स, रीजन्स की जो लिमिट है, बॉर्डर है, रीजन्स का जो एक्सटेंट है, रीजन का जो लेवल है, एक्सपांस है, वो सब इंसान खुद डिसाइड करता है, सो दे आर मैनमेड। और ये जो माउंटेन्स है वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ों को, तो फिर वो नेचुरल रीजन्स में आ जाएंगे या फिर फिजिकल रीजन में आएंगे। फिजिकल रीजन्स आर ऑलमोस्ट अनचेंज रीजन्स, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता और कोई छेड़छाड़ भी करता नहीं है। पॉलिटिकल रीजन्स आर नॉट परमानेंट रीजन। जैसे सिंपल, पहले ये सब कुछ इंडिया का था, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ऑलमोस्ट सारा एरिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है वो इंडिया का ही था, इंडिया ही था वहाँ पे। धीरे धीरे डिवाइड होते 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 फिर पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, म्यांमार सेपरेट हो गया, बांग्लादेश सेपरेट हो गया, नेपाल अलग हो गया, ठीक है। सो ऐसे डिवाइड होता गया, मतलब पॉलिटिकल रीजन्स जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, छोटा मोटा एरिया होता रहता है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, फॉर्मल रीजन इज एन एरिया इनहैबिटेड बाय पीपल हु हैव वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, ठीक है। मतलब ऐसा एरिया होता है फॉर्मल रीजन जहां पे भोले भाले काले पीले लोग रहेंगे, अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर स्पेशलिटी या फिर फीचर्स कॉमन होंगे, उसको फॉर्मल रीजन बोला जाएगा, ठीक है। फंक्शनल रीजन क्या होता है, फंक्शनल रीजन इज एन एरिया ऑर्गेनाइज्ड टू फंक्शन सोशली एंड इकोनॉमिकली एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। सोशल हिसाब से, इकोनॉमिक हिसाब से, पैसे के मामले में, सोसाइटी के मामले में सिंगल यूनिट करके अगर वो फंक्शन कर रहा है, किसी एक फंक्शन के लिए फेमस है, तो फिर वो फंक्शनल रीजन कहलाएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। सो फॉर्मल रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, कॉमन लैंग्वेज हो सकता है लोगों का, जिससे कि वो जुड़ के रहे, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉमन हो सकती है, ठीक है। पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फेमस हो सकते हैं, जैसे कश्मीर में लोग एप्पल के लिए फेमस है, केसर के लिए फेमस है, महाबलेश्वर में अपना स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है, ऐसा पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कोई रीजन फेमस हो सकता है। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि क्लाइमेट कॉमन हो सकता है पूरे एरिया का, तो वो फॉर्मल रीजन कहलाएगा, ठीक है। फंक्शनल रीजन्स आर नॉट बाउंड बाय एनी फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन के बेसिस पे उसको डिवाइड किया जा सकता है, बनाया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल देते हैं पहले। फॉर्मल रीजन का एग्जाम्पल यूरोप है, अफ्रीका है, यूएस है, कनाडा है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, ये अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज है जो फॉर्मल रीजन का एग्जाम्पल है। अभी फंक्शनल रीजन्स, टेलीविजन सिग्नल एरियाज ऑफ टीवी टावर, ठीक है। सपोज कहीं पे टीवी टावर है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, तो टीवी टावर के आजू बाजू वाला जो भी एरिया रहेगा, टीवी से रिलेटेड सारे चीजें रहेंगी वहां पे, मतलब वो किसी एक फंक्शन को डिनोट करता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपना फंक्शनल रीजन। उसके बाद वाईफाई हॉटस्पॉट्स या फिर पिज्जा डिलीवरी एरिया, सपोज करो एक बहुत बड़ा एरिया है या फिर एक छोटा सा रीजन है जहाँ पे अलग अलग पिज्जा डिलीवरी के कंपनीज है, जैसे डोमिनोज है, पिज्जा हट है, और कोई है, ऐसे छोटे मोटे 4-5 कंपनीज के आउटलेट्स है वहाँ पे एक ही रीजन में। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे पिज्जा डिलीवरी के जो भी फंक्शन है वो एक ही एरिया में हो रहा है, तो किसी एक फंक्शन को वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको फंक्शनल रीजन बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मल रीजन होता है उसमें फिजिकल और पॉलिटिकल रीजन्स आर फॉर्मल रीजन बट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल रीजन्स आर फॉर्मल रीजन्स, मतलब फिजिकल रीजन और पॉलिटिकल रीजन जो हम लोगों ने अभी देखा, इन दोनों को, वो दोनों फॉर्मल रीजन बन सकते हैं, ठीक है। मतलब उनकी इतनी लेवल है या फिर उनका कैटेगराइजेशन हम लोग कर सकते हैं कि वो फॉर्मल रीजन में आ जाए।
लेकिन जो फंक्शनल रीजन है इट में इन्वॉल्व मोर देन वन टाइप ऑफ फिजिकल और पॉलिटिकल रीजन, बट स्टिल इट कैन बी वन। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। फॉर्मल रीजन मतलब एक छोटा सा रीजन रहेगा, थोड़ा सा, सपोज ए रीजन है, ठीक है। अभी फॉर्मल रीजन में नॉर्मली फिजिकल रीजन भी आ सकता है, मतलब छोटा सा माउंटेन आ सकता है, माउंटेनस एरिया, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे दो प्रोविंसेस रहेंगे सपोज करो, ठीक है। ये से दो प्रोविंसेस है, ठीक है। ये प्रोविंस ए है और ये बी है, ये आ सकता है फॉर्मल रीजन, ठीक है। तो बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल रीजन्स आर फॉर्मल रीजन्स, बट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। फॉर्मल रीजन तो है लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेंगे, ऐसा। उसके बाद फंक्शनल रीजन क्या हो जाएगा, इट इन्वॉल्व मोर देन वन टाइप ऑफ फिजिकल और पॉलिटिकल रीजन, बट इट स्टिल कैन बी वन। मतलब सपोज ये कौन सा रीजन है, फंक्शनल रीजन है, ठीक है। यहाँ पे कोई तो एक फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, या तो पिज्जा डिलीवरी एरिया, या फिर टीवी एरिया, या फिर सिग्नल एरिया, या फिर टावर वाला एरिया, कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली फिजिकल, सपोज एक फिजिकल रीजन है, उसके बाद ये पॉलिटिकल रीजन है, फिर और एक फिजिकल रीजन है, यहाँ से रिवर जा रहा है, फिर यहाँ पे और एक पॉलिटिकल रीजन है। सो मतलब जो फॉर्मल रीजन होता है, सॉरी फंक्शनल रीजन होता है, फंक्शनल रीजन में एक से ज्यादा पॉलिटिकल रीजन्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा फिजिकल रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक फंक्शन की वजह से उसको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। तो इतना जो पूरा का पूरा एरिया रहेगा, उस एरिया को सिंगल फंक्शनल एरिया के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। भले उसमें कितने भी पॉलिटिकल और फिजिकल रीजन्स हो, ठीक है। इसको सेपरेट करके, डिस्टिंग करके देखा जाएगा, इसको सिंगल यूनिट के तौर पे देखा जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। ओके, बहुत सारा कचरा हो गया ड्राइंग्स का यहाँ पे। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट मतलब किसी भी रीजन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है बेचारे का, उसको रीजनल डेवलपमेंट बोलेंगे। वो अलग अलग लेवल पे होता है, सोशल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पे, उसके बाद अपना जो भी कल्चरल लेवल है, वो सारे लेवल पे होता है, ठीक है। सो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रीजनल डेवलपमेंट को, तो सबसे पहला फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स आपको सिंपल, आपको रट जाने चाहिए अभी तक। क्लाइमेट हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, ठीक है, वो सारा, ठीक है। फिजियोग्राफी वगैरह, क्लाइमेट हो गया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर कोई तो लैंड है जहाँ पे लेस फर्टाइल लैंड है, वाटर स्कार्स है, डिसीजेस फ्लरिश होता है, तो वहाँ पे लेस डेवलपमेंट होगा। ऐसा कोई लैंड या ऐसा कोई रीजन है जहाँ पे सॉइल अच्छी नहीं है, फर्टाइल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, डिसीजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे लोग कम रहेंगे, डेवलपमेंट कम होगा। लेकिन जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, फेवरेबल क्लाइमेट है, गुड रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन रीजन, जो कि मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू में है, ठीक है। सो फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रीजनल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो जो भी पैरामीटर्स है डेवलपमेंट के, ठीक है, लिटरेसी हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, वो सारे के सारे जो पैरामीटर्स है वो पॉपुलेशन के हिसाब से ही होते हैं। सो पॉपुलेशन का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में। क्वांटिटी भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब उतने लेवल पे तो होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए कि उस कंट्री का अच्छे से ग्रोथ हो सके। और क्वालिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ पॉपुलेशन भेड़ बकरियों की तरह होकर कुछ फायदा नहीं है, उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब वो दिखने में सुंदर होने चाहिए, फेयर एंड लवली लगा के आने चाहिए, ऐसा नहीं है। क्वालिटी मतलब वो सोचने की क्षमता होनी चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, लिटरेट होने चाहिए, उसके बाद हेल्दी होने चाहिए। तो ये क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज अगर लोग अच्छे रहेंगे तो उस कंट्री के डेवलपमेंट में चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है दैट इज लैंड यूज। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर रीजनल डेवलपमेंट होने के लिए लैंड यूज का अच्छा काम होना जरूरी है। मतलब लैंड का यूज बराबर होना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए, नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज के लिए, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉर्मली हम लोगों ने 5 टाइप की एक्टिविटीज देखी थी। एक प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वीनरी एक्टिविटी और क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटी, ठीक है। सो इन पांचों एक्टिविटीज में कौन सा एक्टिविटी होने पे ज्यादा रीजनल डेवलपमेंट होता है, तो दैट इज टर्शियरी एक्टिविटी, क्योंकि यहां पे सर्विसेज आती है, ठीक है। सो सर्विस सेक्टर, टर्शियरी एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोर टू द रीजन डेवलपमेंट एंड डिपेंड्स लेस ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज पे डिपेंड रहने वाला जो रीजन रहेगा वो लेस डेवलप रहेगा, बिकॉज वहां पे एग्रीकल्चरल एरिया ज्यादा रहेगा, वहां पे आउटपुट कम रहेगा, वहां पे इनकम कम रहेगा, सो वहां पे डेवलपमेंट भी कम रहेगा। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहां पे रहेगा रीजन का, जहां पे टर्शियरी एक्टिविटीज या फिर जो सर्विस सेक्टर है वो रहेगा, ठीक है, ऐसा।
उसके बाद क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इस पे भी आ सकता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसका क्या रिलेशन है रीजनल डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, तो उन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का अभी देखा है वैसे भी हम लोगों ने। सो जो टाइप ऑफ एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है किस पे, रीजनल डेवलपमेंट पे। सेकंड, रीजन्स टेंड टू बी मोर डेवलप इफ दे कंट्रीब्यूट मोर टू द टर्शियरी सेक्टर, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, और अगर प्राइमरी एक्टिविटीज पे कम फोकस कर रहे हैं और टर्शियरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो उस रीजन का डेवलपमेंट होने में बहुत अच्छा काम हो सकता है या फिर डेवलपमेंट जल्दी होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है इज वन ऑफ द इंडाइसेस यूज्ड टू असेस द रीजनल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक छोटा सा इंडेक्स होता है जो रिलीज किया जाता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, स्पेशली आई थिंक सो यूएनडीपी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करता है। वो देखता है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है लोगों का, और वो रीजनल डेवलपमेंट पे रीजनल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, एसेस करने के लिए एचडीआई का या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज करते हैं। सो बार बार वही बताया। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बुक में भी सुंदर तरीके से एक ही बात 3 बार रिपीट की है, तो आप भी कर सकते हो एग्जाम में, सिंपल सी बात है। सो टर्शियरी एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट करते हैं ज्यादा रीजन के इनकम को, किसी भी रीजन के डेवलपमेंट को, इसलिए टर्शियरी एक्टिविटीज के बेसिस पे रीजनल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन है इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल सेटिंग ऑफ एनी एरिया। ठीक है, सो फिजिकल सेटिंग ऑफ रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो फैक्टर्स है ही। फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या है, क्लाइमेट, रिलीफ, वो रीजनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जहाँ पे वाटर अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे अच्छी सॉइल रहेगी वहाँ पे अच्छा काम हो जाएगा, जहाँ पे अच्छी सॉइल नहीं रहेगी, वाटर अवेलेबल नहीं होगा, डिजास्टर्स होंगे, डिसीजेस होंगे, वहाँ पे कम डेवलपमेंट होगा, रीजनल डेवलपमेंट, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, सो अभी देखा सेम पॉइंट से ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जो भी एग्जाम्पल है, जैसे जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड फर्टाइल लैंड जहां पे है, फेवरेबल क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट जहां पे, रेनफॉल जहां पे है, वहां पे अच्छा रीजनल डेवलपमेंट हुआ है। एग्जांपल मेडिटेरेनियन रीजन, ये भी हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, तो इस पे फोकस करते हैं। तो फिजिकल सेटिंग ऑफ रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, इफ रीजन आर लैंडलॉक, लैंडलॉक मतलब क्या, सपोज करो यहाँ पे अपना मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे तो मध्य प्रदेश के चारों साइड स्टेट्स है, लैंडलॉक है, मतलब यहाँ पे कोई भी सी वगैरह नहीं है। उसके ऑपोजिट यहाँ पे ये गुजरात है, गुजरात को एक साइड से लैंड से घिरा हुआ है, दूसरे साइड से पानी से, सो इसको लैंडलॉक नहीं बोल देंगे। ठीक है, लैंडलॉक मतलब जिसके चारों साइड लैंड है और बीच में वो छोटा सा स्टेट या फिर कंट्री है, ऐसा। ठीक, सो अगर रीजन लैंडलॉक है और लोकेटेड इन द हाई माउंटेन एरियाज, और इफ देयर इज लैक ऑफ नेविगेबल रिवर्स, लॉन्ग कोस्ट लाइन्स और गुड नेचुरल हार्बर्स, देन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द रीजन में नॉट डेवलप वेल। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल, अगर कोई रीजन माउंटेन्स में है, अगर कोई रीजन के आजू बाजू में रिवर्स वगैरह नहीं है, कोस्टल एरियाज नहीं है, और वहां पे कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, फिजिकल सेटिंग बराबर नहीं है उस रीजन का, तो उधर कितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होने दो, उसका डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जांपल, अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज है जो माउंटेनस एरिया में, डेजर्ट एरिया में, या फिर फॉरेस्ट एरियाज में, हिली एरियाज में है। ठीक है, जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे, डायमंड्स वगैरह, सोना चांदी, हीरा वगैरह मिल जाएगा, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ऐसा है कि उनका फिजिकल सेटिंग बराबर ना होने की वजह से वहां का रीजनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ रीजनल इंबैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ज्यादातर आने के चांसेस है कि मेजर्स टू रिड्यूस द रीजनल इंबैलेंस, लेकिन ये भी आने के चांसेस है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो कॉजेस ऑफ रीजनल इंबैलेंस, सबसे पहला ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, दूसरा क्लाइमेट हो गया, उसके बाद मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं स्पेशली किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर किसी रीजन में डिफिकल्ट टेरेंस रहे, वही बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो ऑलमोस्ट कनेक्टेड है पूरा लेसन, इसलिए। सो अगर सपोज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हाई माउंटेन्स है, तो हाई माउंटेन्स होने की वजह से, डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से वहां पे थोड़ा सा रीजनल डेवलपमेंट होना मुश्किल होता है। तो जिस भी रीजन में पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, उनको एडवांटेज होता है इन द डेवलपमेंट, क्योंकि पोर्ट्स रहेंगे तो ट्रेड वगैरह हो सकता है, एयरपोर्ट्स रहेंगे तो ज़्यादा ट्रैवल हो सकता है, और ट्रेड हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, लोग आ सकते हैं, टूरिज्म बढ़ सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जिस भी रीजन का
प्रॉक्सिमिटी रहता है रॉ मटेरियल से, मतलब सपोज कि कोई छोटा सा रीजन है जिसके आजू बाजू में शुगर केन का खेती है, तो फिर शुगर केन क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल का यूज करके हम लोग शुगर बना सकते हैं। सो प्रॉक्सिमिटी मतलब वहां पे नजदीक होना रॉ मटेरियल के, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। तो आयरन जहां पे भी अवेलेबल होगा वहां पे हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेट कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट फिर हो सकता है। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्री बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फैसिलिटीज बढ़ेंगी, ऐसा फिर रीजनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नॉर्मली रीजनल इंबैलेंस अराइजेस ड्यू टू वन लोकेशनल एडवांटेजेस, ठीक है। कुछ रीजन्स में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं तो फिर उनका डेवलपमेंट होता है, कुछ रीजन्स में रिसोर्सेज कम होते हैं, लैकिंग रिसोर्सेज, सो इट इज लोकेशनल डिसएडवांटेज ऑफ दैट रीजन। दैट इज वाई कुछ रीजन्स के पास जो ज्यादा रिसोर्सेस रहेंगे वो डेवलप कर जाते हैं, और कुछ रीजन जहां पे रिसोर्सेस कम रहेंगे वो डेवलप नहीं हो पाते, तो दोनों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उसके बाद एडवर्स क्लाइमेट एंड वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स, जैसे कि सपोज किसी भी रीजन का एडवर्स क्लाइमेट है, बराबर क्लाइमेट नहीं है और बार बार वहां पे डिजास्टर्स आते रहते हैं, जैसे साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, तो वहां के डेवलपमेंट का कल्याण हो सकता है, ठीक है। सिंपल, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है फिर सब कुछ बहा के लेके जा रहे हैं फ्लड आके, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर डेवलपमेंट कैन लीड टू लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अभी सिंपल सी बात है, कम अगर डेवलपमेंट होगा किसी भी रीजन का तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम रहेगा, मतलब खेती बाड़ी नहीं हो जाएगी ज़्यादा हो सकती, और इंडस्ट्रीज भी कम होने की वजह से उस एरिया का या फिर उस रीजन का डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कुछ रीजन्स है जो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं रीजन, दो रीजन्स के बीच में। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में नॉर्मली कुछ मेजर्स या फिर सॉल्यूशंस हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है टू रिड्यूस द रीजनल इंबैलेंस, ठीक है। तो अंडर डेवलप रीजन्स को पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जो अंडर डेवलप है, ठीक है, जो अंडर डेवलप एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरा, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद वहां के जो रीजन्स है, फिजिकल और सोशल रीजन्स जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो देखने चाहिए कौन कौन से रीजन्स है जिसकी वजह से उस रीजन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, उस रीजन को हम लोग मॉनेटरी सपोर्ट दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, फंड्स वगैरह एलोकेट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है ऐसा। तीसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सिडीज दे सकते हैं कुछ सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर को, रोड्स को, इरिगेशन, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए हम लोग सब्सिडीज दे सकते हैं, गवर्नमेंट मतलब थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल अटेंशन देना चाहिए जो ऐसे एरिया, जो ऐसे कोई भी एरिया रहेगा, रीजन रहेगा जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, जैसे कि ड्रॉट आ रहा है बार बार, डेजर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, और अगर कोई हिली एरिया है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज है, तो उनका डेवलपमेंट करने के लिए उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है पहले, ठीक है। पहले तो उनको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उनके रीजंस देखो किस वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो भी सब्सिडीज है वो दे सकते हो। और लास्ट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस रीजनल इंबैलेंसेस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को डिसेंट्रलाइज करो, जितना ज्यादा अलग अलग एरियाज में इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी वैसे वहां का बाकी डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। बिकॉज सपोज किसी एरिया में हम लोगों ने इंडस्ट्री बना दिया तो फिर वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को काम करने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, फिर फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, रोड्स बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, वाटर सप्लाई देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ग्रो करते 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 बाकी की इंडस्ट्रीज आएगी, बाकी की पॉपुलेशन आएगी, ऐसे फिर वो होते होते पूरा रीजन का डेवलपमेंट हो जाएगा और रीजनल इंबैलेंस कम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनल इंबैलेंस को रिड्यूस करने के, ठीक है। सो इतना ही था आज के लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।